हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। मैं विभू मिश्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस 2, जिसमें हम चैप्टर नंबर 17 जैव प्रौद्योगिकी की पहचान। इस चैप्टर को मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस चैप्टर का वीडियो भी एक्सप्लेन किया हुआ साइंस प्लेलिस्ट में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का जो है लिंक दिया हुआ है। आप 9th क्लास के साइंस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये पूरा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। आज हम इसके स्वाध्याय का पूरा आंसर करने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर हिंदी मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड का बहुत ही कम वीडियो मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। मैं आने वाले दिनों में मैथ्स का भी वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में बताया है कि मैं इसका स्वाध्याय बनाइए, तो ये वीडियो रहा। इसमें स्वाध्याय में देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके हम समझेंगे। यहाँ पर देखो दिया है कि श्वसन, नीचे लिखे हुए प्रत्येक कथन में गलती है। इन कथनों में से एक या दो शब्द बदलकर उसे सही पुनः सही करके लिखिए। जैसे यहाँ दिया है श्वसन, क्या दिया है? श्वसन में सरल पट्टकी अभिस्तर ऊतक होते हैं। तो यहाँ पे श्वसन मार्ग में सरल पट्टकी की जगह क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये शब्द गलत है। इसकी जगह हो जाएगा श्वसन मार्ग के, में की जगह क्या हो जाएगा? के क्या हो जाएगा? श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग में। यहाँ पर हो जाएगा श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग में। फिर क्या हो जाएगा? उस सरल पट्टकी ऊतक की जगह पे क्या होगा? रोमक पट्टकी। तो यहाँ पर क्या होता है? आंतरिक भाग में रोमक पट्टकी अभिस्तर ऊतक होते हैं। पट्टकी ये गलत मत कीजिए, ये इसको सही रहने दीजिए। इस तरीके से यहाँ पर इन तीन शब्दों को हटाकर ये सारे शब्द, ये पूरा सेंटेंस डालकर ये श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग में रोमक पट्टकी अभिस्तर ऊतक होते हैं, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दिया वृक्क में ग्रंथिल अभिस्तर ऊतक होते हैं। तो वृत्त में ग्रंथिल न होकर घनाभ रूपी, ग्रंथिल हटाकर यहाँ पर लिखेंगे घनाभ रूपी, क्या हो जाएगा? घनाभ रूपी अभिस्तर ऊतक होते हैं। फिर आगे क्या दिया है? तीसरा, हरित ऊतक वनस्पतियों को तैरने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हरित ऊतक की जगह पे क्या होगा? वायु ऊतक। कौन से ऊतक? वायु। यहाँ पर हरित की जगह हो जाएगा वायु। बस इतना ही बदलाव करना है, सेंटेंस सही हो जाएगा। वायु ऊतक वनस्पतियों को तैरने में मदद करते हैं। पट्टकी मांसपेशियों में नेक्स्ट है, पट्टकी मांसपेशी को अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। तो यहाँ पे पट्टकी मांसपेशी को ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनैच्छिक की जगह ऐच्छिक हो जाएगा। तो अनैच्छिक हटाकर यहाँ पर लिख दीजिए ऐच्छिक, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अथवा ऐसा भी लिख सकते हैं कि अपट्टकी स्नायु को अनैच्छिक, या फिर यहाँ पर अपट्टकी मांसपेशी को अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। यहाँ पर सेंटेंस दोनों है, अपट्टकी को अनैच्छिक कहते हैं और पट्टकी को ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। तो इसका आंसर दो तरीके से हो सकता है। अगर यहाँ पे अपट्टकी लिखते हैं तो अनैच्छिक सही रहेगा, बस पट्टकी की जगह अपट्टकी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं, जो भी करेंगे दोनों में से सही रहेगा। उसके बाद तीसरा दिया है, दृढ़ ऊतक में हरित द्रव्य होते हैं। तो किस में हरित द्रव्य होते हैं? हरित द्रव्य में हरित ऊतक में हरित द्रव्य होते हैं, दृढ़ ऊतक में नहीं। किस में होते हैं? हरित ऊतक में। तो यहाँ पर लिख दीजिए हरित ऊतक में हरित द्रव्य होते हैं। या फिर लिख सकते हैं दृढ़ ऊतक में। इसका आंसर इस तरीके से भी हो सकता है कि दृढ़ ऊतक में हरित द्रव्य की जगह क्या लिख सकते हैं? दृढ़ ऊतक में लिग्निन विद्यमान होते हैं, लिग्निन। अगर दृढ़ ऊतक को साथ लेकर चलते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लिग्निन। लिग्निन ऐसे लिखते हैं, लिग्निन होते हैं जब दृढ़ ऊतक सही रहेगा तब। और अगर हरित ऊतक सही रहेगा तो हरित द्रव्य होते हैं, ये हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था ना, अपट्टकी में अनैच्छिक मांसपेशी होती है और पट्टकी में ऐच्छिक मांसपेशी होती है, ऐसा सेंटेंस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप जितना ज़्यादा देखेंगे मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। दूसरा प्रश्न दिया है कि दिए गए विसंगत शब्द पहचान कर उसका कारण लिखिए। तो विसंगत क्या है? जैसे जलवाहिनी, रसवाहिनी, दृढ़ ऊतक, विभाजी ऊतक। तो इसमें विभाजी ऊतक जो है, विभाजी ऊतक ये वाला असंगत है, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे। जबकि अन्य ऊतक दृढ़ ऊतक, स्थायी ऊतक है। ये क्यों है? ये जलवाहिनी, रसवाहिनी, दृढ़ ऊतक ये सभी क्या? स्थायी ऊतक है। विभाजी ऊतक स्थायी नहीं रहता है, अस्थायी होता है। फिर दूसरा है अभिस्तर, मांसपेशीय ऊतक, तांत्रिकी ऊतक और अधिचर्म।
इसमें से अधिचर्म जो है लास्ट वाला, इसमें भी असंगत है। क्यों असंगत है? इसलिए कि अन्य सभी ऊतक प्राणी ऊतक हैं। ये अभिस्तर ऊतक, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक ये सभी प्राणियों में होते हैं। अधिचर्म जो है वनस्पतियों में पाया जाता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी आप करना चाहे तो इस तरीके से मैं बोल दी हूँ, आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा दिया उपस्थि, अस्थि, स्नायु रज्जु, हृदय स्नायु। इन तीनों में क्या आपको अलग है? तो हृदय स्नायु इसका जो है लास्ट वाला, इसमें भी जो है असंगत है। इसका आंसर हो जाएगा कि ये सभी क्या हैं, ये उपस्थि, अस्थि और स्नायु ये सभी संयोजी ऊतक हैं, जबकि हृदय स्नायु संयोजी ऊतक नहीं होता है। तो अन्य सभी क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, अन्य सभी संयोजी ऊतक हैं। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है कि नीचे पूछे गए ऊतकों के नाम लिखिए। जैसे मुंह के क्या दिया है, मुंह के आंतरिक स्तर के ऊतक हैं, तो मुख के सरल पट्टकी अभिस्तर ऊतक। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सरल पट्टकी अभिस्तर ऊतक। ठीक है। फिर दिया मांसपेशी व अस्थि को जोड़ने वाले ऊतक कौन से होते हैं? तो मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने वाले स्नायुरज्जु ऊतक होते हैं। तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा स्नायु रज्जु ऊतक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको ये है एक जो स्नायु रज्जु ऊतक होता है, एक प्रकार का ये संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, वनस्पतियों में वृद्धि करने वाले ऊतक कौन से हैं? तो वनस्पतियों में वृद्धि करने वाले ऊतक का नाम है प्ररोह विभाजी ऊतक। प्ररोह यहाँ पर लिख लीजिए, प्ररोह विभाजी ऊतक। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तनों की मोटाई बढ़ने वाले ऊतक। तनों में जो मोटाई बढ़ता है तो उसको बोलते हैं पार्श्व विभाजी ऊतक। एक तालिका बनी हुई है, उसमें सारा लिखा हुआ है, पार्श्व विभाजी ऊतक। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी तालिका है जिसमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर है। देखिए पीछे, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आकृति भी बनी हुई। ये आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्या दिया, प्रभो विभाजी ऊतक जड़ व तनों की कुछ शिराओं में होते हैं। इसका कार्य है जड़ व तनों के घेर की मोटाई बढ़ाना। आंतरिक विभाजी ऊतक ये पत्तियों फूलों की निर्मित करता है और टहनियों में वृद्धि करता है। और पार्श्व विभाजी ऊतक क्या करता है, ये आंतरिक विभाजी ऊतक पत्तियों के डंठल व टहनियों के तलहट में पाए जाते हैं। ये जड़ व तनों के पार्श्व भाग में पाया जाता है। तो मैंने बताया ना, एक तालिका बनी हुई है, उसमें इसका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अंतर लिखिए। अंतर लिखना है वनस्पतियों के सरल ऊतक व जटिल ऊतक, इन दोनों के बीच में आपको अंतर लिखना है। तो मैं इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। आप जो है वीडियो का जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वनस्पतियों के सरल ऊतक और देख लीजिए आप यहाँ पर देखिए, वनस्पतियों में सरल और जटिल ऊतक। इसका आंसर सरल ऊतक और जटिल ऊतक दो तालिका बना लेंगे। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं, जबकि जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, विभाजी ऊतक, अधिचर्म, सरल अस्थायी ऊतक इत्यादि सरल ऊतक होते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वनस्पतियों में जलवाहिनी तथा रसवाहिनी ऊतक इत्यादि जटिल ऊतक होते हैं। तीसरा पॉइंट है, मूक ऊतक, स्थूल ऊतक, दृढ़ ऊतक, हरित ऊतक, वायु ऊतक इत्यादि वनस्पति में सरल ऊतक के प्रकार हैं। और जटिल ऊतक जो वनस्पति में है वो जलवाहिनी और रसवाहिनी ऊतक वनस्पति में जटिल ऊतक हैं। तो देखिए वनस्पतियों में सरल और जटिल ऊतक होते हैं, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या योगदान होता है, ये आपने देख लिया। तो इसका आंसर इस तरीके से आप कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके आप अपने नोटबुक पर लिख के एग्जाम के लिए इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टिप्पणी लिखना है, किन किन चीज़ों पर, विभाजी ऊतक, रसवाहिनी, जलवाहिनी, इन सब चीज़ों पे आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर भी हम एक एक करके आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए विभाजी ऊतक। तो पहले आपका जो विभाजी ऊतक है उसका देख लीजिए। विभाजी ऊतक में बहुत बड़ा इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको करना है इसको, छोटे में भी कर सकते हैं। तो पहले देख लीजिए दिया का क्या है कि पॉइंट्स कितने, 4-5 पॉइंट्स है, 5-6 पॉइंट्स आपको कर लेने हैं। वनस्पतियों में विभाजी ऊतक एक निश्चित भाग में रहते हैं, जिन भाग में विभाजित ऊतक विद्यमान रहते हैं उन्हीं भाग में वृद्धि होती है। विभाजी ऊतक का मुख्य कार्य वनस्पति में वृद्धि करना। देखिए विभाजित होगा तभी वृद्धि होगी, तो बहुत ईजी है इसको याद करना। दूसरा है विभाजी ऊतक
की कोशिका में स्पष्ट केंद्रक गाढ़ा केशिका द्रव्य और चारों ओर पतली दीवारों वाली कोशिका की झुरमुट जैसी रचना होती है। यही विभाजी ऊतक की मुख्य विशेषता होती है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा है, विभाजी ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, कोशिकाओं में प्रायः रिक्तिका नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विभाजी ऊतक के स्थान के अनुसार विभाजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, प्ररोह विभाजी ऊतक, आंतरिक विभाजी ऊतक और पार्श्व विभाजी ऊतक। इन तीनों प्रकारों की भी परिभाषाएं हैं, कभी कभी सेपरेट इन परिभाषाओं को भी पूछा जाता है। जैसे प्ररोह विभाजी ऊतक क्या होते हैं, ये ऊतक जड़ों और तनों की शिराओं में स्थित होते हैं। इन ऊतकों का कार्य जड़ तथा तना की लंबाई बढ़ाना है। आंतरिक विभाजी ऊतक क्या है, यह ऊतक पत्तियों की डंठल और टहनियों की तलहट में स्थित होते हैं। इन ऊतकों का कार्य पत्तियों और फूलों की निर्मित करना तथा टहनियों की वृद्धि करना होता है। और सातवां है पार्श्व विभाजी ऊतक। पार्श्व विभाजी ऊतक जड़ व तनों के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। ऊतक जड़ व तनों की मोटाई अथवा व्यास में वृद्धि करते हैं। तो इस तरीके से ये इसका टिप्पणी हो गया। अब दिया है जलवाहिनी। जलवाहिनी पर आपको लिखना है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स है, स्क्रीन पर आपको आप देख सकते हैं इसको। ये रहा इसका आंसर। तो जलवाहिनी क्या है, जलवाहिनी वनस्पति की जटिल स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। दूसरा पॉइंट है, जलवाहिनी मोटी दीवार वाली मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं। जलवाहिनी में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं और जीवित कोशिकाएं। जलवाहिनी चौथा पॉइंट है, जलवाहिनी मूल ऊतक जीवित कोशिका है। पांचवा है वाहिनिका, वाहिनियां तथा तंतुमृत कोशिकाएं। छठवां है जलवाहिनी की संरचना एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई नलिका होती है और जलवाहिनी का कार्य पानी और खनिजों का संवहन नीचे से ऊपर की दिशा में करना होता है। तो इस तरीके से इस पे जो टिप्पणी लिखनी है आप 4 पॉइंट, इन सारे 7 पॉइंट में से कम आप 4 पॉइंट भी लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 2 नंबर में आता है तो 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है पट्टकी मांसपेशी। देखिए इसमें भी ये सब प्रश्न 2-2 मार्क्स में आते हैं, तो आप कम से कम 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पट्टकी मांसपेशी में देखिए, पट्टकी मांसपेशी कोशिकाएं लंबी और दंड गोलाकार या बेलनाकार होती हैं। यह कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय और अशाखीय होती हैं। चूँकि यह मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी कहते हैं। इन मांसपेशियों में हमारी इच्छानुसार गतिविधि होती है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। जैसे हाथ पैर का हिलना, डुलना, दौड़ना, बोलना इत्यादि गतिविधियां पट्टकी मांसपेशियों के कारण ही होती है। तो इसमें भी आपको जो 4-5 पॉइंट दिए, कम से कम 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। अगला दिया है कृषि पूरक व्यवसाय, मतलब ऐसा व्यवसाय जो कृषि से संबंधित हो। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यवसाय हैं। ऐसा व्यवसाय मतलब बिजनेस होता है, तो ऐसा क्या काम करे जो कृषि से संबंधित हो, फार्मर किसानों से जुड़ा हुआ हो। तो पशु संवर्धन, कुक्कुट पालन, रेशम कीटक पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि कुछ कृषि पूरक व्यवसाय हैं। दूसरा पॉइंट है, कृषि कार्य करने के साथ साथ कृषि पूरक व्यवसाय भी किए जा सकते हैं। यह अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं, मतलब आप खेती बाड़ी करने के साथ साथ इन सभी कार्य को भी, कितने लोग गांव में ज़्यादा पशु पालन करते हैं और कुक्कुट पालन करते हैं, मतलब अंडे का व्यवसाय करते हैं, इन सब चीज़ों का है, मुर्गा वगैरह रखते हैं। तीसरा है कि इस प्रकार के कृषि पूरक व्यवसाय किसानों को आर्थिक लाभ दे सकते हैं तथा किसानों को आत्मनिर्भर होने में सहायता कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, आसानी से याद भी हो जाएगा और लिख भी सकते हैं। अगला पॉइंट है जनुकीय अभियांत्रिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है अक्सर। देखिए जनुकीय अभियांत्रिकी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है। 4 पॉइंट आपको, चारों पॉइंट दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना आंसर कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। जनुकीय अभियांत्रिकी जैव प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण तकनीकी है। इस तकनीकी के द्वारा डीएनए की नाइट्रोजनी पदार्थ की संरचना में परिवर्तन किया जाता है। इससे हम आवश्यक गुणधर्म वाले प्रजाति का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्राकृतिक विशिष्टता के अतिरिक्त वनस्पतियों और प्राणियों में नई और उपयोगी विशिष्टताएं निर्मित की जा सकती हैं। जनुकीय अभियांत्रिकी का उपयोग नकदी फसलों के उत्पादन और उनकी प्रजाति में सुधार के लिए किया जाता है। जो जनुकीय अभियांत्रिकी वनस्पति की पर्यावरणीय आपदा को सहन करने की क्षमता में भी वृद्धि करती है। चौथा है, इन तकनीकों का उपयोग टीका निर्मित, जन्मजात रोगों का पूर्व निदान, अंग प्रत्यारोपण, कैंसर अनुसंधान, प्रयोगशाला में कृत्रिम त्वचा का उत्पादन, उपास्थि का उत्पादन इत्यादि में किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया। अगला प्रश्न आते हैं, इसी में दिया है रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन जिसे सेरीकल्चर बोलते हैं। तो रेशम कीट के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर अगले पॉइंट पर आते हैं, ये थोड़ा है, तो 4 पॉइंट आप लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको।
बॉम्बिक्स मोरी प्रजाति के रेशमी कीड़ों का उपयोग इसके लिए सर्वाधिक होता है। तो देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए बॉम्बिक्स मोरी, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रजाति के रेशमी कीड़ों का इसके लिए उपयोग किया जाता है। रेशमी कीड़ों के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं आती हैं, अंडा, लार्वा, क्यूपा और शलभ। तीसरा पॉइंट है, मादा द्वारा दिए गए हजारों अंडों को कृत्रिम रूप में गर्माहट देकर उष्मायन अवधि को कम किया जाता है। अंडे से बाहर निकलने वाली लार्वा को शहतूत के पेट पर छोड़ दिया जाता है। शहतूत के पत्ते खाकर लार्वा, मतलब जिसे इल्ली बोलते हैं हिंदी में, का पोषण होता है। पांचवा है, 3 से 4 सप्ताह तक पत्तियां खाने के बाद इल्ली शहतूत की शाखाओं पर जाती हैं। इनकी लार ग्रंथि से निकलने वाले स्राव से रेशमी तंतु बनता है। इस तंतु को अपने चारों ओर लपेटकर इल्ली का रेशमी कोश तैयार करता है। यह कोश बेलनाकार या गोलाकार होता है। रेशमी कोश में स्थित इल्ली को वयस्क के रूप में रूपांतरित होने के 10 दिन पूर्व ही सारे रेशमी कोश उबलते हुए पानी में डाल दिए जाते हैं। उबलते हुए पानी के कारण कोश की इल्ली मर जाती है, वह रेशम के तंतु ढीले हो जाते हैं। इन्हें सुलझाकर इस प्रकार प्रक्रिया की जाती है, वह रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशमी धागों से अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आप 2 बार में आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से मैं कर दूँ तो आप एक बार में भी ले सकते हैं। तो पूरा देखिए वीडियो लास्ट तक। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न दिया है, 5वां कंप्लीट हो गया। छठे प्रश्न पर आते हैं। दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ स्पष्ट कर कृषि व्यवस्थापन होने वाले परिणाम को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। तो उत्तर में है कि मनुष्य के लाभ के उद्देश्य से सजीवों में कृत्रिम रूप से जनुकीय परिवर्तन व संकर निर्माण कर सुधार करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में जनुकीय या जननिकीय अभियांत्रिकी और ऊतक संवर्धन, जिसे टिश्यू कल्चर कहते हैं, इन दोनों तकनीकों का समावेश होता है। कुछ प्राकृतिक प्रजातियों के सभी गुणधर्मों में से कुछ गुणधर्म अनुपयोगी होते हैं। इनमें से कुछ गुणधर्म हानिकारक हो सकते हैं। इन गुणधर्मों से छुटकारा पाने के लिए GMO, जिसका फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जनुकीय सुधारित जीव, का निर्माण किया जाता है। इस कार्य के लिए फसलों के DNA में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार की सुधारित फसल में आवश्यक गुणधर्म होते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के कारण ही फसलों में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को सह सकने वाली प्रजातियां उत्पन्न की जा सकती हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट है? उदाहरण के लिए निरंतर तापमान में परिवर्तन, सूखा, अकाल, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, बाढ़, आपदा, जलवायु परिवर्तन इत्यादि प्राकृतिक आपदा को सह सकने वाली प्रजाति की फसलों को जनुकीय अभियांत्रिकी द्वारा तैयार किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है GM, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जनुकीय सुधारित प्रजाति की फसलों में उपद्रवी कीटक, रोग जंतु, रासायनिक अपतृणनाशक का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। इस कारण कीटनाशक, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग टाला जा सकता है। इससे आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है GM प्रजाति के बीजों के कारण फसलों को पोषक मूल्य बढ़ता है तथा उसमें कम खराबी आती है, तथा अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन किया जाता है। चौथा है फसलों के होने वाली हानि में कमी आ रही है, इसलिए खेती से योग्य भूमि बढ़ोतरी होती है तथा कृषि उत्पादन भी बढ़ता है। कुछ कीट प्रतिरोधी फसलें जैसे BT कॉटन का उत्पादन किया जाता है, जिसका महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, जैव प्रौद्योगिकी में से 2 मुख्य तंत्रों का उपयोग होता है, क्यों? तो ये इसका आंसर भी यहीं पर है। देख लीजिए, तकनीकी मतलब तकनीकी को ही क्या बोलते हैं? तंत्र बोलते हैं। तो क्यों 2 तकनीकी का उपयोग होता है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जैव प्रौद्योगिकी में जनुकीय अभियांत्रिकी तथा ऊतक संवर्धन, इन 2 तकनीकी का व्यापक रूप से होता है। तो 2 तकनीकी है, एक जनुकीय अभियांत्रिकी और एक ऊतक संवर्धन। इन 2 ही तंतु का होता है। तो इन दोनों तंतु का क्यों होता है? क्योंकि जनुकीय अभियांत्रिकी तकनीकी के अंतर्गत सजीवों में कृत्रिम रूप से जनुकीय परिवर्तन व संकर का निर्माण किया जाता है, और ऊतक संवर्धन तकनीकी में सजीव के शरीर के बाहर पोषक युक्त माध्यम और निर्जतुक माध्यम में सजीव की कोशिका क्या दिया है? सजीव की कोशिका और ऊतक में वृद्धि की जाती है। चौथा पॉइंट है
ऊतक संवर्धन तकनीकी में एक कोशिका या ऊतक के संपूर्ण सजीव से विकसित किया जाता है। जनुकीय अभियांत्रिकी और ऊतक संवर्धन तकनीकी का उपयोग करके नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। उसके बाद क्या है, फसलों की प्रजाति में सुधार तथा उनकी पर्यावरणीय आपदाओं को सहन करने की क्षमता में वृद्धि होती है। और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में टीके का निर्माण, जन्मजात रोगों का निदान, यहाँ पर देखिए अंग प्रत्यारोपण, कैंसर अनुसंधान, प्रयोगशाला में कृत्रिम त्वचा उपस्थिति का उत्पादन इत्यादि अनेक कार्य सफलतापूर्वक जनुकीय अभियांत्रिकी और ऊतक संवर्धन तकनीकी द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका 7 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8वें प्रश्न पर आते हैं। 8वां प्रश्न दिया है कि कृषि पर्यटन, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए और अपने गांव में निकट में स्थित कृषि पर्यटन स्थल के विषय में प्रकल्प लिखिए तथा उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो ये प्रश्न आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आप अपने गांव में किस तरीके से कृषि पर्यटन करेंगे। ये मुक्त बोधी प्रश्न है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा कृषि पर्यटन के बारे में आप देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो कृषि पर्यटन में क्या क्या होते हैं, देखिए कृषि के साथ पूरक व्यवसाय के रूप में कृषि पर्यटन केंद्र स्थापित किया जा सकते हैं। मतलब कि खेती करने के साथ साथ एक कैसे खेती की जाती है, एक ऐसा पर्यटन के लिए लोगों को घूमने के लिए बताया जा सके ताकि शहरों में जो रहने वाले लोग हैं वो समझें। उसके बाद यह नया उभरता हुआ क्षेत्र है। कृषि पर्यटन के लिए पर्याप्त भूमि और साधन चाहिए। कृषि पर्यटन केंद्र पर ऊतक संवर्धन द्वारा बड़े पैमाने पर फूल, फल व सजावटी वृक्ष, सब्जी व औषधि वनस्पति के छोटे पौधों को निर्मित किया जा सकता है। छोटे पौधों और बीज से उगे हुए पौधों का विक्रय इस केंद्र पर किया जा सकता है। विविध फलों की वनस्पतियां यहाँ उगाई जाती हैं। आम, चीकू, अमरूद, नारियल, सीताफल व अन्य कुछ प्रादेशिक फूल देने वाले वृक्ष, छाया देने वाले देशी विदेशी मनोहारी वृक्ष, शोभादार वृक्ष व फूल देने वाले पौधे इत्यादि यहाँ उगाए जाते हैं ताकि आने वाले पर्यटकों को यह आकर्षक लगे व उन्हें ताजगी भरा वातावरण मिले। इस स्थान पर तितलियों का बगीचा स्थापित किया जाता है और साथ ही क्या है, इनके फूलों पर तितलियां बैठती है, ऐसे फूलदार पौधों का छोटा सा बगीचा बनाया जाता है। यह कृषि केंद्र को आकर्षण बनाता है। औषधि वनस्पतियों का बगीचा भी बनाया जा सकता है। इस बगीचे में विभिन्न औषधि वनस्पतियां उगाई जाती हैं। ऐसे केंद्र पर रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग न कर उगाए गए पौधे बेचे जाते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक इस केंद्रों पर ज्ञान प्राप्त करने और तनाव मुक्त और मनोरंजन के लिए आते हैं। तो लोग पिकनिक वगैरह मनाने के लिए भी, घूमने के लिए, छोटा टाइम पास करने के लिए ऐसी जगहों पर आते हैं। तो ये एक व्यवसाय के रूप में है, किसान लोग ये भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है ऊतक संवर्धन, ऊतक का अर्थ बताकर ऊतक संवर्धन की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको ऊतक बताया है, एक्सप्लेन किया है पूरे चैप्टर में कि ऊतक क्या होता है, लेकिन चलिए इसका आंसर देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही आंसर है। ऊतक क्या होता है पहले उसका अर्थ आप जान जाइए। तो यहाँ पर दिया है ऊतक शरीर के विभिन्न कार्य करने के लिए एकत्रित हुए जैसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। एक जैसी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। इसमें दिया है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसमें सजीव के शरीर के बाहर रोगाणु रहित और पोषण युक्त माध्यम में पूर्णक्षम कोशिका या ऊतक में वृद्धि की जाती है। तीसरा है ऊतक संवर्धन तकनीकी में अगर खुम्भी से तैयार किए गए जेली सदृश माध्यम, ठोस अथवा द्रव माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के माध्यम ऊतक संवर्धन तकनीकी लेके आवश्यक पोषक द्रव्य और ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि ऊतक संवर्धन करते समय विविध प्रकार की प्रक्रियाएं करनी होंगी। उदाहरण के लिए प्राथमिक उपचार, पुनरुत्पादन या बहुलीकरण, तना तथा जड़ की उत्पत्ति, प्राथमिक दृढ़ीभवन, द्वितीय दृढ़ीभवन इत्यादि। स्रोत वनस्पति से आवश्यक ऊतक निकाले जाते हैं तथा प्रयोगशाला में इस ऊतक व निर्जतुक वातावरण में सभी प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो इस तरीके से ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 10, पशुपालन, भेड़ पशुपालन, इस वाक्य का समर्थन के साथ स्पष्टीकरण कीजिए। मतलब भेड़ पशुधन है, मतलब भेड़ क्या है, पशुधन है। इस वाक्य का अगर आप समर्थन करते हैं तो क्यों करते हैं इसका स्पष्टीकरण भी कीजिए और इसका आंसर भी लिखिए। तो देखिए भेड़, पशु तो धन होते ही हैं किसानों के लिए। तो भारत में पशुओं का पालन दूध प्राप्त करने और कृषि कार्य करने के लिए भी किया जाता है। इस कार्य के लिए मुख्य रूप से गाय, भैंस तथा बैल का उपयोग किया जाता है। बकरी और भेड़ का भी उपयोग पशुपालन के लिए किया जाता है। इन पशुओं का उपयोग मांस और ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
भारत में मांस उद्योग बड़े पैमाने पर बकरी और भेड़ के मांस का उपयोग करते हैं। भेड़ की ऊन की बाजार में अधिक मांग है। खाद्य प्राप्त करने के लिए भी भेड़ और बकरी का उपयोग किया जाता है। बकरी और भेड़ों को खेतों में बैठाया जाता है। इन पशुओं को मलविष्ठा में नाइट्रोजन अत्यधिक मात्रा में होती है, इसलिए इनकी मलविष्ठा यानी कि गोबर, इनको आप अगर गांव में रहने वाले हैं तो देखते होंगे कि किसान लोग 2-3 रात के लिए भेड़ों को अपने खेतों में बैठाते हैं और उसका पैसा भी देते हैं ताकि वो जो है वहाँ पर गोबर करे, और वो बहुत खेत के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो गोबर से खेत प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बन जाते हैं। भेड़ पालन के लिए अधिक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इनमें उत्तम रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। भेड़ों का आकार छोटा होने के कारण घर की महिलाएं भी इनका पालन आसानी से आप नहीं देख पाए तो भेड़ खर्चा नहीं लगता और इसमें उत्तम प्रतिरोधक क्षमता होती है। भेड़ों का आकार छोटा होने के कारण घर की महिलाएं भी इनका पालन आसानी से कर लेती हैं, इसलिए भेड़ पालन पशुधन है ऐसा कहा जा सकता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न का आप उत्तर कर लेंगे। तो पूरा चैप्टर यहाँ पर आपको दिखा दिया है मैंने। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। पूरा वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए।